मदर टेरेसा नोवेल्स स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज 11वीं क्लास में ज्योग्राफी आपको पढ़ाते हैं। सभी बच्चे अपने कलम और कॉपी लेकर के इसे ध्यान से सुनें। देखिए, भूगोल शब्द। भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द के जनक थे एराटोस्थेनीज। भूगोल शब्द के जनक कौन थे? एराटोस्थेनीज। इन्होंने भूगोल शब्द का प्रकाश में लाई थी। और भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अब भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल, और दूसरा भाग है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल अभी आपको पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास में, और मानव भूगोल पढ़ाया जाता है 12वीं क्लास में। भौतिक भूगोल को 11वीं में पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग होता है फर्स्ट भाग, इसमें है भूगोल के मूल सिद्धांत। और दूसरा है सेकंड भाग है भारत के संदर्भ में भौतिक पर्यावरण। ये आपका पहला पेपर है और ये आपका दूसरा पेपर है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के संदर्भ में भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में आप अक्षांश और देशांतर के आधार पर भौतिक का वर्गीकरण, भारत का वर्गीकरण समझेंगे। तो पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप कैसे समझोगे, इसे समझ लीजिएगा। ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ये दिशा आपकी पूर्व होती है और ये पश्चिम होता है। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जो कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं। ये इनकी जो संख्या होती है वो होती है
360, प्रत्येक एक अंश पर एक देशांतर रेखा होती है। 360 रेखाएं होती हैं। तो इनको परिभाषित कर सकते हैं हम कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी सबसे कम जो दूरी होती है वो ध्रुवों पर होती है, यानी 0, और सबसे अधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर होती है। ये होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। ये यहाँ पर 0 होती है, और जैसे ही भूमध्य रेखा की तरफ ये रेखाएं आती हैं तो इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है, और सबसे अधिक जो दूरी होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। ये लगभग 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। ये इसके बाद में ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखा होती हैं। ये भूमध्य रेखा से उत्तर की दिशा में इधर 90 होती हैं और इधर 90 होती हैं, और एक भूमध्य रेखा की होती है। तो इनकी जो कुल संख्या होती है वो 90 प्लस 90 और प्लस एक भूमध्य रेखा बराबर 181। इनकी संख्या होती है 181। इनकी मध्य की जो दूरी होती है वो हर जगह समान होती है, कहीं भी कम या अधिक नहीं होती है। इनके मध्य की जो दूरी होती है ये दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है, लगभग 111 किलोमीटर दूरी है। इनके मध्य भी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इनकी संख्या 181 होती है, और इनके जो मध्य की दूरी होती है सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है, और ध्रुवों पर इसकी जो दूरी होती है मध्य की वो 0 हो जाती है। अब इन अक्षांश रेखाओं सभी जगह समान होती हैं। इनकी जो दूरी होती है सभी जगह समान होती है। मध्य की दूरी सभी जगह समान होती है, जबकि इनकी दूरी ध्रुवों पर 0 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर होती है। इनकी जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 111 किलोमीटर और ध्रुवों पर 0 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको गौर कहा जाता है, गौर कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं से ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, इनसे ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे सूर्य की किरणें जब सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो ध्रुवों की तरफ जाते समय इनके तापमान में धीरे धीरे कमी आ जाती है, और कमी आने से तापमान घट जाता है और सर्दी बढ़ जाती है। और भूमध्य रेखा की तरफ आने से सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, तापमान बढ़ जाता है और गर्मी बढ़ने लगती है। इसलिए सर्वाधिक जो तापमान होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। तो ये जो ज्ञात होता है वो ऋतु परिवर्तन का ज्ञान कराता है। और जबकि यहाँ देशांतर रेखाओं से समय का ज्ञान होता है,
समय का ज्ञान होता है, देशांतर रेखाओं से समय का ज्ञान होता है। एक सूर्य की किरणें जो होती हैं वो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का एक रेखा से। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे एक देशांतर रेखा में जो समय लगता है सूर्य की किरणों को वो 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। इसलिए 360 रेखाओं को पार करने में जो समय लगता है वो लगेगा कितना, मिनट या 24 घंटे। यानी कि सूर्य की किरणों को पूरी पृथ्वी तक घूमने में 24 घंटे का समय लग जाता है। 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में जो समय लगता है वो 24 घंटे में लगता है, जिसे एक दिन कहा जाता है, एक दिन और रात। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के ग्लोब पर कोणीय गति करने वाली, पृथ्वी के ग्लोब पर कोणीय गति करने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनकी संख्या 181 होती है। एक भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा से उत्तर की दिशा में 90 होती हैं और दक्षिण की दिशा में 90 होती हैं। इस प्रकार से 181 हो जाती हैं। इसके बाद इनके मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है और इसके क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। ये इनकी जो मध्य की जो दूरी होती है प्रत्येक स्थान पर समान होती है, कहीं कम और कहीं अधिक नहीं होती है। इनसे ऋतु परिवर्तन होता है। इनको हम अगर क्रॉस करते हैं, इससे उत्तर की दिशा में जाते हैं, दक्षिण की दिशा में जाते हैं, तो उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बाद में भूमध्य रेखा के अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इस प्रकार से इनको 3 नामों से जाना जाता है। किसी भी स्थान को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंकित करने से वहां की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, वहां की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अब यहां से ये जो गोलार्ध होगा इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इस रेखा से इधर इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा से इधर उत्तर की दिशा में इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार से ये मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी है। तो इस हिसाब से इसको दिशाओं को ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी स्थान विश्व में अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंकित करते हैं तो वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिखने के लिए इस प्रकार अंकित करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व और ये होता है दक्षिण पश्चिम और ये होता है उत्तर पश्चिम। ये जो दिशा होती है, इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता है। इसे अब ताप कटिबंध के बारे में पूरे विश्व को किस प्रकार से बांटा गया है वो भी समझ लीजिए। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। यहां तक
सूर्य की, यहाँ जो सूर्य की किरणें होती हैं वो 21 जून को सीधी पड़ती हैं और यहाँ 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। इसके बाद में इस क्षेत्र को, यहाँ पर सूर्य की किरणें वो तिरछी रहती हैं, हल्की तिरछी रहती हैं, तो तापमान यहाँ अधिक होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर 23.5 अंश, ये भी 23.5 अंश ये होता है, और ये जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम या तिरछी पहुँचते हैं। इसको यहाँ पर तिरछी पहुँचती हैं, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्षेत्र। और इस क्षेत्र को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो इसको ताप कटिबंध के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक पहला भाग आता है सीधा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी रहती हैं, किसी न किसी स्थान पर ये सीधी रहती हैं और यहाँ तापमान अधिक होता है, इसलिए उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। इसके बाद इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वो तिरछी पहुँचती हैं, तिरछी पहुँचने के कारण यहाँ तापमान सामान्य होता है, यानी ना अधिक होता है और ना कम होता है। कुछ समय के लिए यहाँ सर्दी भी होती है, कुछ समय के लिए गर्मी होती है, तो इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये दूसरा हुआ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें उत्तरी गोलार्ध में भी ये भाग यहाँ पर आता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये भाग यहाँ पर आता है। 23.5 अक्षांश से लेकर के 66.5 अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ 66.5 अक्षांश रेखा से दक्षिण में और 66.5 अक्षांश रेखा के उत्तर में और ध्रुवों तक का जो क्षेत्र होता है वहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम या नहीं पहुँचते हैं। जहाँ तापमान नहीं होता है, बर्फ जमी रहती है, बर्फीला क्षेत्र होता है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसलिए इसकी यहाँ पर अधिक सर्दी होने के कारण इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध मतलब होता है बाकी भौगोलिक क्षेत्र और शीत मतलब सर्दी का क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में मुख्यतः बांट दिया गया है। तो अब भारत जो आता है वो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित होता है इस प्रकार से। तो यहाँ से पूर्व में तो भारत स्थित है इस स्थान पर, तो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ से पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत विश्व पटल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। तो कुछ भाग जो होता है उसका दक्षिण वाला भाग वो आपका आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तरी भाग होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो भारत की जो स्थिति यहाँ पर स्थित होता है, इसलिए इस स्थान पर अंकित किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, विश्व को ताप कटिबंध के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक सीधी रहती हैं और इसका तापमान अधिक होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और 23.5 अंश से 66 अंश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती हैं, वहाँ तापमान सामान्य होता है, इसलिए उसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये भाग उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो भाग होता है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। 66.5 अंश से दक्षिणी ध्रुव तक और 66.5 अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो या तो नहीं पहुँचती हैं या बहुत कम पहुँचते हैं। इस प्रकार से यहाँ इसे ताप कटिबंध के क्षेत्र के आधार पर बांटा जा सकता है।
अब देखिए, भारत, पहला अध्याय लेते हैं 11th क्लास का, सेकेंड पेपर। इसमें है भारत स्थिति, विस्तार एवं अवस्थिति। तो इस प्रकार से इसे बांट सकते हैं। इसको इस क्षेत्र के हिसाब से बांट दें। जब देखते हैं इसकी भारत की स्थिति, भारत की जो स्थिति होती है वो दक्षिण भारत में जो स्थिति शुरुआत होती है वो 8 अंश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। 8 अंश और 4 मिनट डैश, यह है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद में देशांतर में देखते हैं तो यहां से शुरुआत होता है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से इधर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, अर्थात ये लिख सकते हैं 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसके स्थिति विस्तार पाया जाता है। तो भारत का जब इस अक्षांश और देशांतर तब स्थिति देखते हैं तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में प्रारंभ होता है और 37 अंश 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश में ही समाप्त हो जाता है। और देशांतर में देखते हैं तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में समाप्त हो जाता है। क्योंकि भारत जो स्थित है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ये अक्षांश में ही प्रारंभ होता है, उत्तरी अक्षांश में ही समाप्त हो जाता है। पूर्वी देशांतर में प्रारंभ होता है, पूर्वी देशांतर में ही समाप्त हो जाता है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण का है, ये वो है आपका 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो है आपकी 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो इसका जो विस्तार है, ये उत्तर से जो दक्षिण का है वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का है वो है आपका 2933 किलोमीटर। ये इसका विस्तार है। ठीक, इसके
इसकी जो स्थल सीमा रेखा है, स्थल सीमा रेखा, ये स्थल सीमा रेखा है आपकी, स्थल सीमा वो है 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये तटीय सीमा है, वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार से इसका स्थिति और विस्तार समझाया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक आपको अगले YouTube पे दिखाएंगे। तब तक के लिए